हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है व्याधि विज्ञानम अध्याय में DSM क्लासिफिकेशन के बारे में। इसके पहले वीडियो में हमने ICD क्लासिफिकेशन इसके ऊपर वीडियो बना दी है। अगर आपने ICD क्लासिफिकेशन की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके व्याधि विज्ञानम अध्याय की प्लेलिस्ट ओपन करके ICD क्लासिफिकेशन की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने पहला पॉइंट मतलब डेफिनेशन साइलेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ व्याधि, बीज भाग अवयव दृष्टि। उसके बाद हमने निदानार्थ कर व्याधि, हेतु संकर, लिंग संकर, व्याधि संकर और व्याधि अवस्था, अष्टमहागत, अष्टनिंदित, व्याधि क्षमत और ओज। तो ये इन सारे टॉपिक्स की वीडियो बना दी है। तो अगर आपने ये सारे टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाके इन टॉपिक्स की वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट होगा तो आप स्पेसिफिक वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा ताकि हम आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक DSM क्लासिफिकेशन। DSM क्लासिफिकेशन, ठीक है। DSM क्लासिफिकेशन फुल फॉर्म ऑफ DSM इज़ डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। जो DSM का फुल फॉर्म है वो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर ये है, ठीक है। DSM, D फॉर डायग्नोस्टिक, S फॉर स्टैटिस्टिकल, M फॉर मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। तो आपको ये फुल फॉर्म पहले ही ध्यान में रखना है। मेन यही है कि क्या है फुल फॉर्म इसका। तो आपको लिखना है कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, पब्लिश्ड बाय अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन। तो ये पब्लिश कहाँ पे हुई है, तो किसके द्वारा पब्लिश की गई है, तो अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन के द्वारा। DSM is the standard nomenclature of emotional illness used by all health care practitioner। तो DSM जो होता है वो एक स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर ऑफ इमोशनल इलनेस, ठीक है। तो इमोशनल जितनी भी डिजीज़ होती है, मेंटल डिजीज़ जितनी होती है, मेंटल डिसऑर्डर जितने होते हैं वो सारे DSM के अंदर आते हैं और सभी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के द्वारा ये यूज होती है, ठीक है। DSM क्लासिफिकेशन नाउ फिफ्थ एडिशन नोन एज DSM-5 पब्लिश्ड ऑन May 18, 2013। तो ये आपको याद रखना है डेट। तो कौन DSM-5 का पब्लिश हुई है 18 मई 2013 में, ठीक है। तो DSM-5 इज़ द फर्स्ट मेजर एडिशन ऑफ मैनुअल इन 20 ईयर्स, ठीक है। तो मेजर एडिशन थी ये 20 सालों में जितनी भी बुक आई थी, मतलब DSM क्लासिफिकेशन आया उसमें DSM-5 जो थी वो मेजर एडिशन थी। इट इज़ यूज्ड बाय क्लिनिशियन, रिसर्चर, साइकेट्रिक ड्रग रेगुलेशन एजेंसी। तो ये किसके द्वारा यूज होती है, तो क्लिनिशियन, रिसर्चर, साइकेट्रिक ड्रग रेगुलेशन एजेंसी के द्वारा। ऑल इमोशनल इलनेस आर कैटेगराइज्ड एंड दे डेवलप द क्राइटेरिया टू डायग्नोज द डिजीज़। तो जितने भी इमोशनल इलनेस हैं, मतलब मेंटल डिसऑर्डर हैं, वो कैटेगराइज हैं और दे डेवलप द क्राइटेरिया टू डेवलप डायग्नोज द। तो ये जो क्लासिफिकेशन DSM क्लासिफिकेशन दिया गया है वो एक क्राइटेरिया डेवलप करता है डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए। द पर्पस ऑफ DSM-5 is to provide clear description of diagnostic categories in order to enable clinician and investigator to diagnose, communicate about mental disorder and treat people with various mental disorder। तो जो मेन इसका एम था, पर्पस था DSM-5 का, वो एक क्लियर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना था जिसमें जो क्लिनिशियन इन्वेस्टिगेटर्स को डायग्नोस्टिक करने में हेल्प करे मेंटल डिसऑर्डर्स के बाद, या जो मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति हैं उनसे बात करने में, उनका डायग्नोसिस करने में हेल्प करे और उसमें यूज आए। तो ठीक है। डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल प्रोवाइड ऑफिशियल कोडिंग सिस्टम विच इज़ फंडामेंटल फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। कोड्स प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ ऑफ डाटा कलेक्शन, स्टैटिस्टिकल कंपाइलेशन, ठीक है। तो जो डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल जो होती है वो एक कोड प्रोवाइड करती है जिसको हम रिकॉर्ड कीपिंग में हेल्प करते हैं, मतलब डायग्नोसिस में हेल्प लेते हैं उसकी कोड के द्वारा। कोड्स आर ऑफन रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट डायग्नोस्टिक डेटा टू इंटरेस्टेड थर्ड पार्टीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंटल एजेंसीज, प्राइवेट इंश्योरर एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो कोड्स होते हैं वो डायग्नोस्टिक डेटा की एक रिपोर्ट बनाते हैं जो कि थर्ड पार्टी के द्वारा, गवर्नमेंटल एजेंसीज के द्वारा, प्राइवेट इंश्योरर के द्वारा और वर्ल्ड WHO के द्वारा यूज किया जाता है या उसमें उसको मांगा जाता है एक रिपोर्ट। तो ये सारे थर्ड पार्टियाँ हैं। साइलिएंट फीचर्स देखते हैं हम DSM क्लासिफिकेशन। तो डायग्नोस्टिक कोड इज़ गिवन
तो इसमें क्या होता है, डायग्नोस्टिक कोड दिया जाता है, सीवियरिटी एंड कोर्स स्पीसफियर गाइडलाइन दिया जाता है, मेजॉरिटी ऑफ डिसऑर्डर फॉलो गाइडलाइन विच इज़ मेंशन्ड बिलो। तो कौन कौन सी गाइडलाइन है वो जो कि नीचे दी गई है। तो पहले देखते हैं माइल्ड फ्यू मतलब कम। इफ़ एनी माइल्ड सिम्टम्स और माइल्ड फिजिकल इम्पेयरमेंट इन सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शन। सेकेंड है मॉडरेट सिम्टम्स और फंक्शनल इम्पेयर बिटवीन माइल्ड एंड सीवियर आर प्रेजेंट। जो मॉडरेट होता है वो माइल्ड और सीवियर के बीच प्रेजेंट होता है ये, तो उसको हम सकते हैं मॉडरेट डिसऑर्डर है। माइल्ड मतलब बहुत कम, जिसके बहुत कम लक्षण दिख रहे हैं या सिम्टम्स दिख रहे हैं। सीवियर मतलब मेनी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा, जितने भी जिस व्याधि के स्वरूप बताए गए हैं, जितने भी लक्षण बताए गए हैं वो अपनी पूरी पूर्णता उस लक्षण को व्यक्त कर रही है, तो वो सीवियर माना जाएगा। मेनी सिम्टम्स दैट आर पार्टिकुलरली सीवियर, ऑल द सिम्टम्स रिजल्ट इन मार्क्ड इम्पेयरमेंट इन सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम जो रिजल्ट करें या प्रभाव डाले जो बताए गए हैं इम्पेयरमेंट, सोसाइटी में इम्पेयरमेंट या ऑक्यूपेशनल फंक्शनल या फंक्शन में बाधा डालें। चौथा है इन पार्शियल रिमिशन, फुल क्राइटेरिया प्रीवियसली मेड बट करेंटली सम सिम्टम्स रिमेन। तो इसमें क्या होता है पार्शियल रिमिशन में, कि पहले तो पूरी क्राइटेरिया एक बार प्राप्त हो चुकी है, मतलब मिल चुकी है, बट उसके बाद में कुछ सिम्टम्स या लक्षण बच्चे होते हैं, उसको हमको जानना होता है। पांचवा है फुल रिमिशन, देयर आर नो लॉन्गर एनी सिम्टम्स और साइन ऑफ डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है फुल रिमिशन में, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं रहते या साइन ऑफ डिसऑर्डर नहीं दिखाई देते रोगी में। इसमें पार्शियल रिमिशन में ये होता है कि पहले तो बहुत पूरे लक्षण या सिम्टम्स दिख रहे होते हैं पेशेंट में, बट कुछ समय के बाद उसमें कुछ कम लक्षण दिखाई देते हैं, मतलब कुछ कम, मतलब बहुत कम। ठीक है, तो उस बच्चे होते हैं जो फुल रिमिशन में कंप्लीट हो जाते हैं, उसमें उसके बाद उसका कोई सिम्टम या साइन ऑफ डिसऑर्डर नहीं दिखाई देता। प्रिंसिपल डायग्नोसिस, अब इसके बारे में देखते हैं प्रिंसिपल डायग्नोसिस क्या होती है। Principal diagnosis is the condition established after study to be chiefly responsible for accessing the admission of individual। ठीक है, और provisional diagnosis क्या है, the provisional can be used when there is a strong presumption that the full criteria will ultimately met for disorder but not enough information is available to make the firm diagnosis। ठीक है, तो प्रोविजनल डायग्नोसिस के में क्या होता है कि हमारे पास पूरी क्राइटेरिया है कि ये डिसऑर्डर हो सकता है, बट हमारे पास उतने सिम्टम्स या उतने इन्फॉर्मेशन नहीं होती कंफर्म करने के लिए कि ये डायग्नोसिस होगी, कैसे डायग्नोसिस किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया DSM क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं, हम आपका वहाँ सॉल्यूशन देंगे। तो यह 5 नंबर में आता है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, याद करके रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पा सकें और महत्वपूर्ण जानकारी ले सकें अपने BMS कोर्स के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।